हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्राचीन भारत के इतिहास में पिछली वीडियो में हमने मौर्य काल के वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं मौर्योत्तर काल को, और ये क्वेश्चन हमने एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार वर्णवाल के बुक से लिए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इसके वन लाइनर क्वेश्चन को देख लेते हैं। मौर्योत्तर काल के पहला क्वेश्चन है, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? तो सिमुक कौन था? तो सिमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक राजा था जिसने सातवाहन वंश की स्थापना की थी। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या की, उसके बाद सातवाहन वंश की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? तो आंध्र के सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची मत्स्य पुराण में मिलती है। किस पुराण में मिलती है? मत्स्य पुराण में मिलती है। अगला क्वेश्चन है, सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो सातवाहनों की राजधानी अमरावती में स्थित थी। सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था गौतमी पुत्र सातकर्णी। कौन था? गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ तथा एक राजसूय यज्ञ करवाया था। किसने करवाया था? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, जो सातवाहन काल का सर्वश्रेष्ठ शासक था, उसने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे और एक राजसूय यज्ञ करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की तथा वेड़कटक नामक नगर की स्थापना की। इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी ने वेड़कटक स्वामी की उपाधि धारण की थी और वेड़कटक नामक नगर की स्थापना की थी। किसने की थी? तो गौतमी पुत्र सातकर्णी ने, और इसे वेदों का आश्रय कहा गया है। गौतमी पुत्र सातकर्णी को वेदों का आश्रय कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ था? कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक 78 ईस्वी में हुआ था। शक संवत प्रारंभ इसी ने किया था। किसने किया था? तो कनिष्क ने किया था शक संवत का प्रारंभ। और विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? तो विक्रम संवत की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य ने शकों को हराने के बाद की थी 57 ईसा पूर्व में, और विक्रम संवत को ही हिंदू नववर्ष भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को किसने जारी किया था? तो उत्तर तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को कुषाणों ने जारी किया था। किसने जारी किया था? तांबे के सिक्के कुषाणों ने जारी किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो विक्रम एवं शक संवत में 135 वर्ष का अंतर है। विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर है। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन थे? मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य सातवाहन वंश थे। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य कौन था? तो सातवाहन वंश था। अगला है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? तो शुंग वंश के बाद कर्म वंश ने भारत पर राज किया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो कर्म वंश ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनिष्क को किस चीनी जनरल ने पराजित किया था? कनिष्क को पराजित करने वाला चीनी जनरल कौन था? तो पांचाऊ। चीनी जनरल का क्या नाम था? पांचाऊ था, जिसने कनिष्क को पराजित किया था। किस वंश की साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? किस वंश के साम्राज्य की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी? कुषाण वंश की सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। आंसर क्या है? कुषाण वंश। कुषाण वंश ऐसा साम्राज्य था जिसकी सीमाएं भारत के बाहर तक फैली हुई थी। विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित थे? तो कलिंग नरेश खारवेल चेदी वंश से संबंधित थे। प्रथम ईरानी शासक कौन था? प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। फिर से पढ़ते हैं, प्रथम ईरानी शासक कौन था? तो प्रथम ईरानी शासक डेरियस प्रथम था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? अफगानिस्तान में स्थित बामियान बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था। अफगानिस्तान में स्थित बामियान किस लिए प्रसिद्ध था? तो बुद्ध की विशाल प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध था अफगानिस्तान में स्थित बामियान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? कुषाण वंश के सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है। फिर से, किसके सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है? तो कुषाण वंश के सिक्कों पर मात्र देवी उमा का नाम मिलता है। चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के किसने चलाए? चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के हुविस्क ने चलाए थे। किसने चलाए थे चतुर्भुजी विष्णु के सिक्के? तो हुविस्क ने चलाए थे। बुद्ध का अंकन किसके सिक्कों पर हुआ है? तो बुद्ध का अंकन कनिष्क के सिक्कों पर हुआ है। कनिष्क के काल में जितने भी सिक्के जारी किए गए थे उस पर बुद्ध का अंकन मिलता है। यौधेय सिक्कों पर किस देवता का चित्रांकन मिलता है? तो यौधेय सिक्कों पर कार्तिकेय का चित्रांकन मिलता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय और यूनानी, जिसे ग्रीक कला भी कहा जाता है, यूनानी को कला के शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। तो भारतीय कला और यूनानी या ग्रीक कला शैली के सम्मिश्रण को गांधार शैली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने जारी किए? प्राचीन भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के कुषाणों ने ही जारी किए थे। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? कनिष्क का राजवैद्य चरक था। कनिष्क का राजवैद्य कौन था? तो कनिष्क का राजवैद्य चरक था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कनिष्क किस संप्रदाय से संबंधित था? कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। बौद्ध संप्रदाय दो भागों में बढ़ गया था, महायान और हीनयान। तो कनिष्क किस संप्रदाय का था? कनिष्क महायान बौद्ध संप्रदाय से संबंधित था। किस राजवंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था? तो शुंग वंश। शुंग वंश ने हत्या करके सत्ता हथियाई थी और जिसका अंत भी हत्या के द्वारा हुआ था। भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो भारत के यूनानी शासकों में से किसकी स्मृति भारतीय साहित्यिक ग्रंथों में सर्वाधिक सुरक्षित है? तो मिनांडर को ही मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हों में किसका संकलन है? तो मिलिंद पन्हों में मिनांडर तथा नागसेन के मध्य जो प्रश्नोत्तर की श्रृंखला चली थी, जिसमें मिनांडर के प्रश्न थे और नागसेन के उत्तर थे, उसके बाद ही उसने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उस प्रश्नोत्तर का संकलन मिलिंद पन्हों में किया गया है। तो मिलिंद पन्हों में क्या है? तो मिनांडर तथा नागसेन के मध्य प्रश्नोत्तरों की जो श्रृंखला चली थी उसका संकलन ही मिलिंद पन्हों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ किसने कराया था? तो कनिष्क ने करवाया था। मौर्योत्तरकालीन विदेशी आक्रमण। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद कई छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जिसका लाभ उठाकर कई विदेशी वंश मध्य एशिया से भारत आए थे, जिसमें सबसे पहले कौन आया था? तो हिंद यूनानी आए थे, फिर शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर लास्ट में कुषाण आए थे। कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में आक्रमणकारियों का क्रम पूछ दिया जाता है। तो पहले हिंद यमन आए थे, उसके बाद शक आए थे, फिर पहलव आए थे, फिर लास्ट में कुषाण आए थे। तो आइए उन्हीं को विदेशी आक्रांताओं को देख लेते हैं। पहला है विदेशी आक्रांता, उनका भारत आगमन का समय, मूल निवास स्थान कि वो कहाँ से आए थे, और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक और राजधानी विशेष तथ्य हैं। तो पहला विदेशी आक्रांता हिंद यवन थे, जो 190 ईसा पूर्व में भारत में आए थे। मूल निवास स्थान था इनका बैक्ट्रिया, अफगानिस्तान। ये अफगानिस्तान से आए थे। और सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था मिनांडर, जिन्हें मिलिंद साकल के नाम से भी जाना जाता है। और वर्तमान में सियालकोट, जो बैक्ट्रिया अफगानिस्तान है वो सियालकोट है। दूसरे विदेशी आक्रांता थे शक, जिन्हें सिथियन भी कहा जाता है, और भारत में इनका आगमन हुआ था 90 ईसा पूर्व में। मूल निवास स्थान सीरिया, ईरान। ये ईरान से आए थे। शक कहाँ से आए थे? तो शक ईरान से आए थे। और हिंद यवन कहाँ से आए थे? हिंद यवन आए थे बैक्ट्रिया अफगानिस्तान से। और जो शकों के प्रसिद्ध शासक थे वो थे नहपान, जो पश्चिमी भारत में शासन करते थे। महाराष्ट्र में प्राप्त अभिलेखों तथा सातवाहन अभिलेखों में इनका उल्लेख मिलता है। अगले विदेशी आक्रांता है पार्थियाई या पहलव। पहलव को ही पार्थियाई के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इनका आगमन हुआ था पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में। पहलव भारत में कब आए थे? तो पहली सदी ईसा पूर्व के अंत में पहलव भारत आए थे। मूल निवास स्थान
पार्थिया ईरान, ये भी ईरान से ही आए थे, पहले भी ईरान से ही आए थे। और प्रसिद्ध शासक थे गोंडो फर्नीस। पहले के प्रसिद्ध शासक कौन थे? तो गोंडो फर्नीस थे। बेग्राम अफगानिस्तान में बड़ी संख्या में इसके सिक्के मिले हैं। अगले विदेशी आक्रांता हैं कुषाण, जिन्हें यूची के भी नाम से भी जाना जाता है। 15 ईसा पूर्व में ये आए थे, भारत में इनका आगमन हुआ था और ये चीनी तुर्किस्तान से आए थे। कुषाण कहाँ से आए थे? तो चीनी तुर्किस्तान से आए थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक थे कनिष्क और उज्जैनी, वर्तमान उज्जैन, पुरुषपुर वर्तमान पेशावर में इनकी राजधानी थी। आक्रमणकारियों का क्रम हिंद, यमन, शक, पहलव तथा कुषाण। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले भारत में आए विदेशी आक्रांता हिंद, यमन, उसके बाद शक आए, फिर पहलव आए और लास्ट में कुषाण आए थे। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय कुषाण शासक विमकटफिसेस को दिया जाता है। सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो विमकटफिसेस को दिया जाता है, जो कुषाण शासक था। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मौर्योत्तर काल कंप्लीट हो गया है, जो वन लाइनर क्वेश्चन में था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गुप्त काल को देखने वाले हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस वजह से मौर्योत्तर काल का अलग से आएगा वीडियो और गुप्त काल का वीडियो अलग आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।